अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक बड़े हसास और गंभीर या सीरियस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि ये मेरे पास आप देख सकते हैं, ये 2 रसीदें हैं जो एक ही मदरसे की हैं और आप देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें। हाँ, ये देखिए, आपको दोनों दिखा देता हूँ। दोनों में आप डेट चेक कीजिए। दोनों में आप देख रहे हैं, एक में 15 अगस्त की डेट है और दूसरे में 22 अगस्त की डेट है। एक ही मदरसे की दोनों रसीदें हैं और दोनों जो है हमने पे की हैं। तो सवाल मेरा यहाँ ये है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हफ्ते बाद फिर से उसी मदरसे के दूसरे जो कारिंदे हैं वो पहुँच जाते हैं और रसीदें जो है आपको अदा करने के लिए बोलते हैं कि आप चंदा दीजिए। तो असल में हो ये रहा है कि अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जहां मैं रहता हूं मुझसे 15 किलोमीटर के दायरे में, 15 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 10 किलोमीटर भी अगर मैं लूं, 15 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 किलोमीटर भी अगर मैं लूं तो मैं गिनती करूं तो 1 2 3 4 5 मदारिस हैं जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे 10 किलोमीटर के दायरे में हैं और शायद इसके अलावा और भी होंगे। इन मदारिस से मेरे पास अभी पिछले 1 साल में मुझे नहीं लगता कोई आया होगा, या एक आध बार कोई आया होगा, 1 या 2 बार। इन 5 मदारिस से शायद कोई एक बार या 2 बार ही मैक्सिमम पूरे साल के अंदर कोई मेरे पास आया होगा चंदे के लिए। लेकिन ये जो रसीदें हैं, ये मदरसे मेरे से काफ़ी दूर है, अच्छा खासा दूर है, और 50 किलोमीटर दूर मान लीजिए आप, और वहाँ से हफ्ते में 2 बार चक्कर लग चुका है। तो मेरा जो यहाँ मौजू इशू ऑफ कंसर्न है कि ये इतने सारे जो मदारिस खुले हैं और छोटे छोटे मदारिस जो खोले हैं, तो क्या इससे वाकई दीन की कोई खिदमत हो रही है? और इस तरह इतने जो कारिंदे छोड़े हैं जो चंदा लेने के लिए हर जगह पहुंचते हैं, बल्कि जहां मेरा घर है वहां तो आबादी ही नहीं है, उसके बाद भी यहाँ लोग पहुंच जाते हैं, मुझे नाम से जानते हैं और नए नए चेहरे मेरे सामने आते हैं। वो अब मुझे खुद समझ में नहीं आता कि उनको मेरा नाम कैसे पता, उनको मेरा एड्रेस कैसे पता, कैसे वो यहाँ पहुँच गए। तो मैं कोई अपनी तारीफ़ के तौर पर ये बात नहीं कहना चाह रहा। तो एक तो ये होता है कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम खाली किसी को नहीं लौटाते, तो उसमें फिर अगले को इतना मजबूर कर देते हैं कि अब मैं एक वैसे बात करूं तो अंदाज़ा ये है मेरा कि महीने में ज़्यादा नहीं तो 15 दिन कोई ना कोई चंदे वाला होता है, महीने में 15 दिन। तो आप 15 दिन का ही लगा लीजिए हिसाब। तो ये जो पैसे इतने जो हर महीने जो उन चंदे वालों को जाते हैं, उन मदारिस को जाते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनमें मैं कभी गया भी नहीं आज तक, तो इससे हो क्या रहा है, मुझे बड़ा डर लगता है ये बात कहते हुए, लेकिन हकीकत है वो बयान करना चाहता हूँ। इससे हो ये रहा है कि जो असल हकदार हैं, जो मेरे आसपास हैं, तो मुझसे ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकता, मुझसे 2 किलोमीटर दूर कोई असल हकदार है जिसको ज़कात की ज़रूरत है या जिसको इमदाद की ज़रूरत है, उस तक मदद नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उससे पहले ही जितने फंड्स हैं जो हैं एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इतने सारे जो मदारिस हैं, जो हर तीसरे मोड़ पर आपको एक मदरसा मिलता है उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी है, तो इससे क्या दीन की कोई खिदमत हासिल हो रही है? आप इसको इस तरह समझिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में और आज के दौर में भी इतनी सारी मुस्लिम रियासतें हैं, इतने सारे स्टेट हैं, 56 मुस्लिम ममालिक हैं इस वक्त दुनिया में। तो इन्होंने 56 मुल्क ऐसे हैं जहां इस्लाम मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन इन्होंने क्या भाड़ फोड़ लिया है? इतने सब लोगों ने, इतनी सारी हुकूमतों ने मिलकर क्या भाड़ फोड़ लिया है? क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने मफाद हैं और सबके अपने अपने मकासद हैं, और इस वजह से उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ रहती हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में भी यही हुआ था। इसी वजह से बैतुल मक़दिस जो था वो सलीबियों के कब्ज़े में गया था, और आज भी इसी वजह से कब्ज़े में है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। तो जिस तरह हुकूमती मैदान में छोटी छोटी रियासतें जिनके मकासद अलग अलग होते हैं और वो इस्लामी दुनिया को उन्होंने फांटे हुए हैं, इस्लामी दुनिया को डिवाइड कर रखा है, उसमें फूट डाल रखी है, इसी तरह इल्म के मैदान में भी ये छोटे छोटे मदारिस जो बिल्कुल 2 कमरों का या 3 कमरों के जो मदरसे हैं, ये मुझे नहीं लगता दिन की कोई खिदमत वैसी अंजाम दे पाएंगे जैसे एक बड़ा मदरसा अंजाम दे सकता है।
बजाय इसके कि वो 2-3 आदमी मिलके एक अपना मदरसा कायम करें, 2-3 आदमी मिलके अपने एक अलग मदरसा कायम करें, जिसमें ना तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिसमें तालीम उतनी अच्छी क्वालिटी की दे ही नहीं सकते, कि जब आपके पास जो उसातिज़ा हैं, जो मुदर्रिस हैं, वही 2-3 होंगे, तो उन्हीं को आप घुमा फिरा कर एडजस्ट करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि दिन जो तालीम की क्वालिटी है, मैं दीन की तालीम की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तालीम की तो बात ही नहीं कर रहा, तो जो तालीम की क्वालिटी है वो गिरेगी और ज़रूर गिरेगी। और फिर होता क्या है, एक तो पढ़ाने की कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, और हकीकत में ऐसा है, ला मरकज़ियत है, कोई पूछने वाला है ही नहीं, जो भी जिस नाम से चाहे मदरसा खोल सकता है। तो ये छोटे छोटे जो मदरसे हैं जो खोले बैठे हैं लोग, और सिर्फ उसमें असल में आपको बताऊं मसला है नाक का, कि मुझे उस आदमी के नीचे काम नहीं करना, या वो आदमी मेरे नीचे काम नहीं, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, तो मैं अपना अलग मदरसा खोल लूँगा। तो वो छोटे छोटे मदरसे खोले बैठे हैं, उससे क्या होता है कि वो ना तो बच्चों के रहने का इंतज़ाम अच्छा होता है, ना उनके खाने का इंतज़ाम अच्छा होता है, और ये तो हो गया, ये पैसा बर्बाद हो रहा है। वो 2-3 कमरों की बिल्डिंग इनएफिशिएंटली काम कर रही है, कुछ एक बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। पूरा अगर बड़ा मदरसा हो जिसमें दीन की भी तालीम अच्छी खासी हो और दुनिया की भी तालीम अच्छी खासी हो, एक अच्छी जगह में हो, बच्चों को खेलने के लिए भी जगह मिले, रहने के लिए भी अच्छा इंतज़ाम हो, तो उसके क्या कहने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है। उसके बाद क्या है, जब उन बच्चों का इम्तिहान होगा तो किसी को भी बुला के इम्तिहान ले लिया या कुछ भी नंबर दे दिए, कोई भी सनद बना के दे दी, तो वो बस चल रहा है काम। अब वो बच्चा हकीकत में पास हुआ है या उन्होंने पास कर दिया है, हमें क्या पता इस बारे में। तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक बोर्ड नहीं है, जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट का कोई बोर्ड उसके जो है मातहत जाएं, उसमें भी वैसे मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अगर जैसे स्कूल्स एक बोर्ड के अंडर काम करते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं भी चाहते, लेकिन तो सारे मदारिस इकट्ठे होकर तो एक बोर्ड बना सकते हैं ना, कि एक बोर्ड बना लीजिए और वो ही पेपर सेट करेगा। इस दर्जा अव्वल का बच्चा है तो उसका पेपर ये आएगा और सब जगह यही पेपर आएगा, एक स्टैंडर्ड होगा, कम से कम उसकी रिकॉग्निशन तो होगी। और उसकी रिकॉग्निशन हुकूमती लेवल पर छोड़ दीजिए, हुकूमत को तो उससे कोई लेने देना है ही नहीं, लेकिन मुसलमानों के अंदर तो उसके एक रिकॉग्निशन, एक पहचान होगी कि हाँ, ये उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया है कि ये बच्चे के इतने नंबर हैं और उसने इतने नंबर लिए हैं। अभी पता ही नहीं है, चले जा रहे हैं ऐसी, कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं ना। बच्चों में इसी वजह से शौक है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो मुदर्रिस है उसने अपने हाथ से कुछ लिख के दे देना है, चलो छुट्टी, वो सनद हो गई। तो ये चीज़ हो गई है। उसके बाद मदरसा जब एक होगा, या अगर अलग अलग भी हैं, अलग अलग एरिया में काम कर भी रहे हैं, तो जो कारिंदे हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं, इतने सारे लोगों को छोड़ रखा है सिर्फ चंदा इकट्ठा करने में। ये उम्मत के जितने सारे नौजवान सिर्फ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये इससे बेहतर काम कर सकते हैं। चंदा इकट्ठा करना तो सबसे आखिरी दर्जा है। तो एक बैतुल माल होना चाहिए, एक पूरे इलाके से, अच्छे इलाके का या हल्के का या पूरे स्टेट का, जहाँ पूरे मदरसे के लिए जितने भी मदरसे उस इलाके में हैं उनका चंदा इकट्ठा किया जाए, और वो कुछ एक आदमी छोड़े जाएं जो पूरे इलाके में जाएंगे और वो चंदा इकट्ठा करेंगे, और फिर बजट मालूम करेंगे कि इस मदरसे का कितना बजट है, और उसकी फिर इंस्पेक्शन भी होगी। जब बजट मिलना है, पता है वहाँ से बजट मिलना है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर रखेंगे भी, बच्चों के खाने का, पहनने का, रहने का, सहने का, पढ़ाने का, हर चीज़ का फिर एक प्रॉपर सब कुछ रजिस्टर मेंटेन होगा। अब तो कुछ है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही, ताजने वाला नहीं, कुछ कहाँ पैसे कहाँ खर्च हुए, कौन से कहाँ खर्च हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि गलत पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से पैसे नहीं खर्च होते जब आपके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं होता। जहाँ 100 रुपये खर्च करने हैं वहाँ 200 रुपये खर्च कर देते हैं, और जहाँ 200 खर्च करने थे वहाँ 50 ही खर्च करते हैं, या खर्च ही नहीं करते। वो चीज़ कोई पड़ी है तो पड़ी है। अब आप देखिए बहुत सारी जगह क्या होता है कि किसी अगर बैतुल खला की टॉयलेट की कोई चीज़ चौक हो गई है, कुछ ख़राब हो गया, तो वो ख़राब है, पड़ा ही रहेगा ऐसे ही, उसमें बदबू मारती रहेगी, बास मारती रहेगी, कोई इसको ठीक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पूछने वाला कोई है ही नहीं, तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी जो सबको चेक करे। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत है जो पेपर भी बच्चों के खुद से सेट करे, उनका सिलेबस भी खुद से सेट करे। देखिए इसमें यह हो सकता है कि कहेंगे कि हमारा मसलक अलग है, उनका अलग है, इस सब की रियायत हो सकती है। किस मदरसे में किस मसलक के हिसाब से पढ़ाई होती है, उस हिसाब से पेपर सेट किया जा सकता है। और बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, अल्लाह सबके लिए एक है, रसूल सबके लिए एक है, शराब सबके लिए हराम है, कुरान सबके लिए एक है, हदीसें सबके लिए एक हैं। उनकी तशरीह में आप इख्तिलाफ कर सकते हो, लेकिन हदीसें तो एक हैं। तो इस तरह का पेपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सब ऐसा पेपर बनाया जा सकता है, ऐसा सिलेबस बनाया जा सकता है जिस पर सब एग्री करें, भी इतना आपको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद तशरीही चीज़ें जो हैं वो आप अपने अलग रख सकते हो,
तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और मैं नहीं समझता कि दीन के मैदान में ये इतनी जो जहालत आम है, इसके पीछे वजह मैं समझता हूँ कि यही है। अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम। लेकिन मैं समझता हूँ कि वजह यह है कि ये बिखरे पड़े हैं, जैसे रियासतें बिखरी पड़ी हैं और वो हुकूमती लेवल पे कुछ नहीं कर सकती। 56 मुल्क मिलके कोई दबाव नहीं डाल सकते। एक छोटा सा कंट्री है उनके बीच में, इतना सा, वो जिसकी तरफ देखता है आंखें तरेरता है, और जिसको चाहता है, जिसके साथ जो सलूक करना चाहता है करता है। ये सब खड़े सहमे देखते रहते हैं। बिल्कुल वही हालात अब तालीमी इदारों में हो चुका है, तालीम के इल्म के एतबार से भी वही हाल हो चुका है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो लोग निकलते हैं मदारिस से, उनको पता ही नहीं है, वो बहस नहीं कर सकते, वो कहीं इस्लाम को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया। क्यों पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। वो तालीम की जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। तो उम्मीद है अहले खैर लोग और वो लोग जो असर रखते हैं वो इन बातों को समझेंगे और इन पे स्टेप लेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि एक सेंट्रल कमेटी बने जो ज़कात चंदा वो भी खुद से इकट्ठा करे। कोई किसी मदरसे को इजाज़त ना हो कि वो खुद से चंदा इकट्ठा करे, और गरीबों को भी वही अपने पास से देगी बैतुल माल में से। और इसके अलावा जो पेपर है वो भी वही सेट करे, या कोई और दूसरे जो है ऑर्गेनाइजेशन हो जो पेपर सेट करे, अलग भी हो सकती है। लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए बैतुल माल इकट्ठा करने की भी, और पेपर इम्तिहान सेट करने की भी, इम्तिहान लेने की भी, हर चीज़ की, और सर्टिफिकेट इशू करने की भी। वो सबकी एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तो इसी तरह ये इल्म का बड़ा बहरान रहेगा उम्मत में, मैं जो समझता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।